हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, मैं रामतीर्थ भारती और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। तो साथियों, जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था वाणिज्यिक बैंक, उसका थ्योरी पार्ट था, और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो वाणिज्यिक बैंक ही रहेगा। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इसके पुराने प्रश्न, जो ओल्ड क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, वो यहाँ लेकर आया हूँ मैं। तो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ उससे आपके लिए बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। तो साथियों, जो भी साथी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले टाइम में जो मैं क्लास अपलोड करूँगा उससे उनको बेनिफिट हो। और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं हम कि 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और 2016 की भी मैंने, चूँकि 2019 में एक क्वेश्चन आया था और 2016 में भी एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को एक ही स्लाइड में ले लिया है। तो साथियों, 2019 में क्वेश्चन आया था कि एक वाणिज्यिक बैंक अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रबंधन में दृष्टिगत रखता है। तो साथियों, तरलता को रखता है, लाभप्रदता को रखता है और शोधन क्षमता को रखता है। अब देख लेते हैं कि 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा था। वे बैंक जो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको SHG बोलते हैं, कहीं आपको मिल जाए SHG तो उसका मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, से संबंधित लघु वित्तीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे हैं। साथियों, यहाँ ग्रुप्स हो जाएगा, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक, आप सही कर लेना, यह ग्रुप्स हो जाएगा। तो नंबर 1, केवल वाणिज्यिक बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक, केवल कोऑपरेटिव बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नंबर 4 जो ऑप्शन था, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। तो साथियों, जो SHG होता है उसमें तीनों बैंक शामिल होती हैं, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। तो साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2015 के क्वेश्चन है। 2017 में क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन करंट से पूछा गया था, और वो क्वेश्चन मैंने यहाँ शामिल नहीं किया है क्योंकि करंट का क्वेश्चन शामिल करने से कोई बेनिफिट भी नहीं है। करंट का क्वेश्चन जो मैं शामिल करूँगा जब आगे आपको अप्रैल में क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा तब वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और वहाँ मैं आपको उस क्वेश्चन का जो करंट डाटा होगा वो भी लेकर आऊँगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन पूछा था कि खुदरा बैंकिंग निम्नलिखित में से किसको बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराती है। खुदरा बैंकिंग निम्नलिखित में से किसको बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराती है। तो साथियों, नंबर 1, समेकित ढंग से केवल एकल उपभोक्ताओं को, पूर्णतः कृषि क्षेत्र को ही, केवल स्वयं सहायता समूह को उनकी उत्तरजीविता के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जो आंसर है वो आपको पहले ही शो हो रहा है क्योंकि मैंने उसका कलर चेंज कर दिया है। तो ये था समेकित ढंग से केवल एकल उपभोक्ताओं को। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनधन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। जनधन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो साथियों, ऋण, कर भुगतान, बैंक जमा और बीमा प्रीमियम। तो साथियों, जो जनधन योजना थी वो जनधन योजना के तहत जो खाते खुलाए गए थे, प्रत्येक जो है भारत के नागरिक को जो है एक योजना आई थी जनधन योजना, उसके तहत जो है बताया गया था कि उसमें यह था कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो उस बैंक का जो उस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बैंक जमा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी अध्यक्ष को चयन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्चाधिकार पैनल गठित की है। तो साथियों, ये एक पैनल गठित किया गया था। ये इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रघुराम जी राजन। तो साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1969 में
14 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों के जमा संग्रह में बहुत तेजी आई थी। ये वक्तव्य बता साथियों 1 और ये 2। शाखाओं की संख्या में भारी विस्तार हुआ, ब्याज दर में वृद्धि हुई तथा नई बचत योजना शुरू हुई। तो साथियों इसमें 1 और 2 दोनों सही है, बस 2 1 का सही व्याख्या है, 2 1 की सही व्याख्या है। साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2014 में आए थे। 2014 में क्वेश्चन पूछे गए थे कि भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना है। तो साथियों एक फर्स्ट ऑप्शन था 9% की वांछित दर से नीचे है। ऑप्शन सेकंड 9% की वांछित दर से के समान है। तीसरा ऑप्शन 9% की वांछित दर से काफ़ी अधिक है। चौथा ऑप्शन था 9% की वांछित दर से काफ़ी कम है। तो साथियों 9% की वांछित दर से काफ़ी अधिक है, ये ऑप्शन सही है। साथियों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को जो है जैसे कि जीआईसी वगैरह का एग्जाम होता है, टीजीटी पीजीटी का, उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना है। तो ये 9% की वांछित दर से काफ़ी अधिक है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा 3%, 4%, 9%, 6%। तो साथियों वहाँ पे 9% सही होगा, क्योंकि यहाँ पे वांछित दर से नीचे, वांछित दर के समान, वांछित दर से काफ़ी अधिक और वांछित दर से काफ़ी कम, इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों की देयताएं हैं। तो साथियों नंबर 1 पूंजी और आरक्षित निधि, नकद तथा आरबीआई के पास अवशेष, निवेश और नंबर 4 उधारी। तो साथियों ये नकद और आरबीआई के पास अवशेष होते हैं, आरबीआई से संबंधित हैं दोनों, ये दोनों आरबीआई से संबंधित हैं। और जो नंबर 1 ऑप्शन है पूंजी और आरक्षित निधि, पूंजी और आरक्षित निधि तथा उधारी, ये साथी वाणिज्यिक बैंक जो होती है उनकी देयताएं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 2013 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर बात करेंगे। भारत में सरकार की समयबद्ध प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन है। भारत में सरकार की समयबद्ध प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक कौन है। तो साथियों आरबीआई है, एलआईसी है, कर्मचारी भविष्य निधि है या वाणिज्यिक बैंक है। तो साथियों समयबद्ध प्रतिभूतियों का जो सबसे बड़ा धारक है वह है वाणिज्यिक बैंक। साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 3 स्तरीय सहकारी ऋण ढांचे में मध्यवर्ती कड़ी है। तो साथियों राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, नाबार्ड। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है केंद्रीय सहकारी बैंक जो है 3 स्तरीय सहकारी ऋण ढांचे में मध्यवर्ती की कड़ी है। साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2013 का ही क्वेश्चन है ये भी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन्हें हम आरआरबी बोलते हैं की मुख्य विशेषता क्या है। नंबर 1 आरआरबी सामान्यतः सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों के रूप में प्रायोजित बैंक द्वारा स्थापित किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आरआरबी हैं वो सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों के रूप में प्रायोजित बैंक द्वारा स्थापित किए गए हैं। नंबर 2 आरआरबी केवल लघु सीमांत किसानों, ग्रामीण शिल्पकारों और कृषि श्रमिकों को ऋण एवं अग्रिम सीधे देता है। ये बात भी सही है। आरआरबी का कार्य क्षेत्र राज्य में एक या ज़्यादा जिलों के निश्चित क्षेत्र तक सीमित है। ये भी सही है। आरआरबी के उधार देने की दरें सहमति सहकारी समितियों की प्रचलित उधार दरों से अधिक नहीं होती है। ये बात गलत है। तो साथियों इसके जो ऑप्शन सही हैं 1, 2 और 3 सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। तो साथियों आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। 2012 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर बात कर लेते हैं। 2012 में भारत में कृषि के स्रोत नहीं है, भारत में कृषि ऋण के स्रोत नहीं है। तो साथियों वाणिज्यिक बैंक है, साहूकार ये भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये भी है। क्योंकि आरबीआई नहीं है, आरबीआई में कभी कृषि ऋण नहीं दिया जाता है, बल्कि ये अपनी जो इसकी शाखाएं होती हैं वाणिज्यिक बैंक की उनके द्वारा कृषि ऋण देती है। जैसे कि वाणिज्यिक बैंक हो गए आपके क्षेत्र में, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं वो देते हैं, और साहूकार जो देते हैं वो भी जो है कृषि पर ऋण दे देते हैं। साथियों आगे बात कर लेते हैं। बेसल फर्स्ट के फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत में
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम पूंजी क्या निर्धारित की गई थी। साथियों, मैं आपको ये क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि आएगा बार बार। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, नेट में भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, यूजीसी नेट में भी। आप 2010 से पहले के पेपर्स उठाकर देखेंगे, उनमें भी ये हुआ है। और टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के पेपर में तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लगभग हर बार ही पूछ लेता है। तो साथियों, बेसल फर्स्ट फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके बारे में आपको जब इसका एनालाइज क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्वेश्चन सीरीज अप्रैल में, तभी आपको बताऊँगा। फिलहाल हम यहाँ क्वेश्चन सीरीज लेकर चल रहे हैं और टॉपिक लेकर चल रहे हैं। इनको आप ध्यान से पढ़िए और आगे आने वाली क्वेश्चन सीरीज के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सीरीज मैं अप्रैल में कराऊंगा और एग्ज़ाम जो हमारा मई में है। तो पूरे अप्रैल जब आपकी क्वेश्चन सीरीज चलेगी तो आपको क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो साथियों, आगे बात कर लेते हैं। 2012 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे हम क्या बोलते हैं, केसीसी बोलते हैं, की योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो साथियों, 4 ऑप्शन है, 2001, 2005, 1998, 1999। तो साथियों, जो केसीसी की योजना प्रारंभ की गई थी वह की गई थी 1998 में, 1998 में। साथियों, इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। नरसिम्हन समिति किस से संबंधित थी। तो साथियों, नरसिम्हन समिति जो थी वो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित थी। नरसिम्हन समिति जो थी वो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित थी। साथियों, अभी तक बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी समितियाँ हुई हैं उसकी मैं एक अलग से क्लास बना दूंगा, ताकि आपको समितियाँ क्लियर हो जाएं। क्योंकि समितियों का टाइम पीरियड, कभी कभी वर्ष और कभी कभी किस किस के लिए हुई थी वो पूछ लेता है। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो साथियों, और जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हम अप्रैल में क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। तो उसके लिए अभी से सारे लोग तैयार हो जाएं और अपनी तैयारी अच्छे से रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आती होगी और ये क्लास भी आपको बहुत पसंद आएगी। आगे से भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। तो साथियों, कल मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ। कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।